हाय गाइस, मेरा नाम है वैभव जोशी। मैं ऑनलाइन साइंस पढ़ाता हूँ, स्पेशली बायो एंड केमिस्ट्री। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं जो लेक्चरर एग्ज़ाम जो होते हैं उसकी तैयारी करवाते हैं हम, नेट की तैयारी करवाते हैं, एलटी की तैयारी कराते हैं। इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो होता है उसकी तैयारी भी करवाते हैं, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट में डील करते हैं। तो सब्जेक्ट तो हम पढ़ाते ही हैं, हमारे बैचेस ऑनलाइन चलते ही हैं। मेरा नंबर है 6396007220। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कोई इंक्वायरी होती है, कोई क्लास से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है जिस पे हम क्लासेस पढ़ाते हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे आज आपके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग नॉलेज लेके आया हूँ। एक्चुअली ये जो टॉपिक अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। ये तो बस ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग नॉलेज है जो मुझे लगता है आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो इसी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए क्या है कि आज से बहुत समय पहले रशिया में, राइट, रशिया में एक स्ट्रक्चर मिला। टू बी प्रिसाइज अगर मैं आपको दिखा सकूं तो आ, हम्म ठीक है। तो आज से बहुत समय पहले रशिया में एक स्ट्रक्चर मिला था। उसका फिगर तो यहाँ पर अभी है नहीं, मैं कोशिश करता हूँ उसको डाउनलोड करने की, फिर से अगर होता है तो। हम्म, एक सेकंड होल्ड करिए, अभी मिल जाएगा हमको। राइट। देखते हैं अब आया कि नहीं। अब आ गया। ये डायग्राम देखिए, ये पेंटिंग, केव पेंटिंग, कहीं हमको टेरोग्लिफ बोलते हैं इसको, रशिया में मिली, राइट। आज से करीब 5000 साल पुरानी ये पेंटिंग बताई जाती है, ठीक है। अब ये पेंटिंग क्या है, क्या इसके मायने हैं, वो समझते हैं। ये पेंटिंग कुछ इस तरीके की है कि एक व्यक्ति खड़ा है और उसके 7 सर हैं, ठीक है। उसके 7 हेड्स हैं। जैसे अगर हम काउंट करें तो पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 7 सर वाला आदमी कोई खड़ा है यहाँ पर इस पेंटिंग में, ठीक है। और यहाँ पर हमको एक स्ट्रक्चर ये दिखता है, एक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर इन दो गोल घेरों में दिख रहे हैं। इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, मैंने बहुत खोजा। अच्छा, कुछ स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अब मैंने इसको बहुत खोजा, ये है क्या, इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करी और थोड़ा सा अपना एक दिमाग लगाया कि क्या संभव हो सकता है। तो वही आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, 7 सिर वाली चीज का जिक्र अगर हमको रशिया में मिलता है तो हमको उसी का जिक्र इंडिया में भी मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है? हमको दो जगह देखने को मिलता है। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें शेषनाग का जिक्र है, उसमें भी 7 फन वाला सांप होता है। और दूसरा, एक गॉडेस होती हैं जिनको मनसा देवी बोला जाता है, मनसा देवी, ठीक है।
इनका भी कुछ-कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं। तो मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ, दूसरे फिगर, दूसरे डायग्राम भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास ये मनसा देवी का स्ट्रक्चर है। ये मनसा देवी की फ़ोटो है, बहुत ध्यान से देखिए। अब मनसा देवी जो हैं, उनकी फ़ोटो में भी आपको कुछ-कुछ मिलता-जुलता स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पहला सर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और ये 7वां। 7 सिर वाले नाग के पास बैठी हुई हैं, मनसा देवी, ठीक है? तो ये यहाँ भी है। तो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड ये चीज़ कॉमन है, ये डायग्राम। अब ऐसा क्या संभव था कि पूरी दुनिया में सिर्फ़ एक ही जाति रहती थी, मनुष्य की, जिसका सोचने का तरीका, जिसका धर्म, जिसका अंधविश्वास कहें, वो सब एक ही था। तो हमको एक डायग्राम ये भी मिलता है इंटरनेट पे। ये क्या बताता है, जो पहले नंबर का है इसमें, फर्स्ट नंबर का, ये हमको इंडिया में मिलता है, ठीक है? अ, मनसा, मनसा देवी का, ठीक है? मनसा बोला गया है इसको, पहले डायग्राम को। दूसरा हमको मिलता है मेक्सिको में। ये मेक्सिको में है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 सिर हैं इनके भी। और तीसरा हमको कहाँ मिलता है? रशिया में, ठीक है? काकेशिया करके रशिया में एक जगह है, वहाँ पर मिलता है। तो 3 के 3 जगह एक सी चीज़, कहाँ मेक्सिको रह गया, कहाँ रशिया है, कहाँ इंडिया है। उस ज़माने में ना एरोप्लेन होते थे, ना नाव से सफ़र किया जा सकता था, ना शिप थे, समुद्र पार किया नहीं जा सकता था। क्या ज़मीन आपस में जुड़ी हुई थी? क्या कॉन्टिनेंट्स जितने थे वो आपस में जुड़े हुए थे? वेल, इस बात के सबूत हमको मिलते हैं कि कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे और इंसान जो था वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लैंड के थ्रू ट्रैवल कर सकता था, बिना समुद्र में जाए हुए। तो क्या पूरे दुनिया में एक ही प्रजाति रहती थी मनुष्य की? अब अगर हम अपने धर्म ग्रंथों की बात करें, तो हमारा तो यही मानना है कि सभी सनातनी थे, राइट? सभी सब के सब क्या थे? सनातनी थे। सबसे पहला धर्म इस धरती पे जो था, वो सिर्फ़ क्या था? सनातन। हमारा ये मानना है, हमारा जो विश्वास है सनातन धर्म का, वो यही है। तो क्या पूरी दुनिया में सिर्फ़ सनातन परंपरा थी, जो धीरे करके हर जगह फैली? इंडिया में फैली, मेक्सिको में फैली और रशिया तक गई। अब हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारी जानकारी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है। हमारे पास सोर्स भी बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते कि हम इस पे स्टडी कर सकें, क्योंकि बुक्स उस उतनी ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर लिखी नहीं जाती हैं। हमको खुद ही अपने दिमाग में सोचना पड़ता है। तो अब सोचते-सोचते जो मेरे दिमाग में आया है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, राइट? उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। और मुझे आप बताइएगा कि क्या आपको ये कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। कोई भी कुछ भी मामूली नहीं है इसमें। ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है जो हमारे हाथ लगी है, ठीक है? हमारे हाथ ये इसलिए लगी है, मतलब क्योंकि हम इसको रिलेट कर पाते हैं 2-3 चीज़ों के साथ। जैसे इसमें अलग-अलग फिगर हैं। सबसे पहला फिगर तो इटसेल्फ यही है, जो ये 7 सिर वाले इंसान का एक हाइब्रिड टाइप का कोई ऑर्गेनिज़्म है, इसका फिगर है। अब ये ऑर्गेनिज़्म को मैं बायोलॉजी की नज़रों में हाइब्रिड बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब 2 चीज़ें जब जुड़ के एक नई चीज़ बनाएँ, ठीक है? तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं, राइट? उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। जैसे एक ये है, एक ये है। ये जब 2 चीज़ें आपस में जुड़ के एक नई चीज़ बनाती हैं, जिसमें आधे कैरेक्टर ये लेके आता है, आधे कैरेक्टर ये लेके आता है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? हाइब्रिड वैराइटी। तो ये भी एक प्रकार का हाइब्रिड है, ठीक? किस-किस का हाइब्रिड हो सकता है? ये मुझे ट्री प्लस ह्यूमन्स का हाइब्रिड लगता है। अच्छा, हाइब्रिड कह सकते हैं और इसके लिए एक और टर्म होता है काइमेरा। काइमेरा भी एक और टर्म होता है इसके लिए। अब मेरी स्पेलिंग थोड़ी हो सकता है गड़बड़ हो, बायोलॉजी का ही टर्म है। जब आप एम्ब्रियो एम्ब्रियो से रिलेटेड बायोलॉजी पढ़ते हैं और जब आप 2 एम्ब्रियो को मिक्स करके एक नया ऑर्गेनिज़्म बना देते हैं, तो उसको काइमेरा बोला जाता है,
ठीक है? तो ये काइमेरिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ये बायोलॉजी की आपको नॉलेज दे रहा हूँ। ख़ैर हम जब बायोलॉजी पढ़ेंगे अपनी क्लासेस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ तो मैं ये सब बताऊँगा ही। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक बहुत तगड़ा रिसर्च का मुद्दा हो सकता है काइमेरा का। ट्री और ह्यूमन्स के बीच में ये पहला हाइब्रिड या काइमेरा हो सकता है। आज तक आपने 2 प्लांट्स को आपस में हाइब्रिड बनाते हुए देखा होगा, सुना होगा। 2 एनिमल्स को आप हाइब्रिड और बना सकते हैं। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि प्लांट्स और एनिमल को आप मिक्स करके एक नया हाइब्रिड बना सकते हैं। तो ये फिगर मेरी नज़रों में वही शो कर रहा है। अब कैसे कर रहा है, मेरे अपने तर्क हैं, जो टोटली गलत भी हो सकते हैं और मैं खुले मन से उन चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगा, अगर कोई मुझे बताएगा कि हाँ, ये चीज़ गलत है। हो सकता है, लेकिन देखिए सोचने का पैसा नहीं लगता है। सोचने का पैसा नहीं लगता है और सोचने में कोई सज़ा भी नहीं होती है। तो हमारी अपनी बुद्धि है, हमारी अपनी सोच है, जो मैं ये मानता हूँ 99% ये गलत हो सकती है। लेकिन मैं उस 1% में इतनी बड़ी मतलब स्टेक लेने को तैयार हूँ, ठीक है? और उसी स्टेक के चलते मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी को लगता है कि मैं जो एक बता रहा हूँ ये गलत है, तो आप खुले मन से, उदार मन से हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो देखिए, इसमें यहाँ पर आपको जो ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गोल घेरे के अंदर ये एक ट्री है। कौन-सा ट्री है? कोनिफरस। कोनिफर्स जो होते हैं, जैसे देवदार, सिट्रस, पाइनस इससे रिलेटेड ट्री हैं। जब भी आप कोनिफर्स को बनाते हैं, तो इसी तरीके का बनाते हैं। ठीक है? अब पुराने ज़माने में ये लोग तो पेंटर होते थे या नहीं होते थे, कह नहीं सकते। अगर जब इतनी ज़्यादा ये लोग टेक्नोलॉजी, जेनेटिक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये पेंटर भी अच्छे रहे होंगे। तो ये एक ट्री का सिंबल है यहाँ पर। दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है? हम थोड़ा-सा 1 मिनट कलर चेंज करते हैं, ट्राई करते हैं कि ये दूसरे कलर में आ जाए। राइट, ठीक है? अब देखिए, ये जो आपको येलो कलर के अंदर दिख रहा है, ये एक ट्री का सिंबल है। तो ये पहला ट्री हो गया। इसके अलावा इसमें ह्यूमन्स हमको दिख रहे हैं 7। पहला ह्यूमन, दूसरा ह्यूमन, तीसरा ह्यूमन, चौथा, 5वां, छठा और यहाँ पर एक ये 7वां। 7 ह्यूमन से इसके 7 सिराएँ हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एक्सक्यूज़ मी, 5वां, छठा और 7वां। ठीक है? इस ऑर्गेनिज़्म के जो हेड आए हैं, वो इन ह्यूमन से आए हैं। अब ये जो ह्यूमन है, ये काफ़ी लंबा आपको दिख रहा है। तो इसकी जो हाइट है, उसकी जो जेनेटिक्स है, वो हो सकता है इस पेड़ से ली हो। क्योंकि पेड़ में देखिए इतना लंबा पेड़ क्यों होता है? क्योंकि पेड़ में सेल डिवीज़न की ताकत बहुत तगड़ी होती है। किस चीज़ की ताकत होती है पेड़ में? सेल डिवीज़न की ताकत। ठीक है? इसकी एपिकल जो टिप्स होती हैं, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जिसकी वजह से पेड़ की इंडेफिनिट ग्रोथ होती है। जबकि ह्यूमन्स या किसी भी एनिमल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नाम की चीज़ नहीं होती है। एक लिमिटेड ग्रोथ के साथ हम आते हैं। तो अगर हम किसी तरीके से उस पेड़ की जेनेटिक्स या वो जीन के कैरेक्टर जो इंडेफिनिट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, किसी तरीके से ह्यूमन्स के अंदर ट्रांसफ़र कर लें और ह्यूमन के मिक्सचर के अंदर ट्रांसफ़र कर लें, ठीक है? तो क्या हमको एक ऐसा मनुष्य मिल सकता है जो बहुत लंबा हो? तो यहाँ पर इस डायग्राम में तो हमको ऐसा ही नज़र आता है कि प्लांट से इस डायग्राम में क्या लिया गया है, वो जीन ली गई है जो बहुत लंबी है और ह्यूमन्स के हेड लिए गए हैं सिर्फ़, इसका मतलब ह्यूमन्स की यहाँ पर सिर्फ़ ब्रेन पावर ली गई है, ठीक है? तो इसलिए ये एक काइमेरा यहाँ पर तैयार किया हुआ दिख रहा है। बाकी इसके हैंड देखिए 5 उँगलियाँ दिखा रखी हैं और ये इसका नीचे का जो धड़ है, ठीक है? वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक? अब यहाँ पर मज़े की बात जो है सबसे इंटरेस्टिंग वो ये है, ये वाला स्ट्रक्चर इस पीले घेरे के अंदर। क्या है ये? ये आपको 4 सेल्ड एम्ब्रियो स्टेज दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बायोलॉजी वाले इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है? 4 सेल्ड एम्ब्रियो स्टेज। जब भी एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करता है, तो वो सबसे पहले क्या बनाता है? ज़ाइगोट। ज़ाइगोट में सेल डिवीज़न होता है, तो वो 2 सेल स्टेज में आती है। फिर एक और सेल डिवीज़न स्टेज होती है, तो वो 4 सेल की स्टेज में आता है, ठीक है? तो 2 से कितने बनते हैं? 4, 4 से कितने बनते हैं? 8,
8 से 16, 16 से 32, फिर आगे मॉड्यूला, ब्लास्टुला, इस तरीके के स्टेज चलती रहती हैं। असल में जो बात बतानी है वो ये है कि ये जो ज़ाइगोट हमारे पास पहला स्ट्रक्चर होता है, ये टोटीपोटेंट होता है। क्या होता है? टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब ये है कि ये अपने आप में डिवाइड होके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है, राइट? इसके बाद ये टू सेल्ड स्टेज है। टू सेल्ड स्टेज में भी हमारे पास ये 2 सेल्स होते हैं। अगर आप किसी तरीके से इन 2 सेल्स को अलग-अलग कर दें, तो ये 2 के 2 सेल्स भी अपने आप में टोटीपोटेंट होते हैं। 4 सेल स्टेज में जाने तक ये एम्ब्रियो टोटीपोटेंट रहता है। अगर आप इन 4 सेल्स को अलग-अलग कर दें, तो 4 के 4 सेल अपने आप में एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। ये टोटीपोटेंसी की ताकत जो होती है 8 सेल स्टेज तक भी देखी गई है। लेकिन 4 सेल स्टेज में हम मान के चलते हैं कि फाइनल स्टेज होती है। तो ये 4 सेल स्टेज आपको यहाँ पर दिख रहा है। जेनेटिक मैनिपुलेशन या एम्ब्रियोनिक जो भी रिसर्च रही होगी, उसका एक सिंबल है। आप कैसे बताते? आप कैसे पत्थरों में उकेर के ये दर्शा सकते हैं कि हम जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो रिलेटेड हो? तो ये रिलेटेड है। ये आप आज से 10,000 साल बाद भी देखेंगे तो रिप्रोडक्शन नहीं बदलेगा। ये 4 सेल स्टेज तब भी रहेगी। तो ये 4 सेल स्टेज टोटीपोटेंट को दिखा रही है, जिसमें जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करके मैनिपुलेशन किए गए हैं, जिसमें जीन्स मिलाई गई हैं इस ट्री की और इन 7 आदमियों की, और यहाँ पर एक ये काइमेरा तैयार किया गया है। अब इसमें आप एक फिगर और दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा अपनी बात को बल देने के लिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। ये हमने देखा है, ये बुक से ही डाउनलोड किया हुआ पेज है। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको दिखता है, ये सबसे पहली स्टेज है ज़ाइगोट, ये 2 सेल्ड स्टेज है और ये 4 सेल स्टेज है। अब आप इस 4 सेल स्टेज को कंपेयर करिए, ठीक इसके ऊपर देखिएगा, उस स्टेज से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 4 सेल स्टेज। देखिए, दोनों का कंपैरिजन करिए 4 सेल स्टेज का। है कि नहीं एक से? ये। तो जो मेरी समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया। अब इस पे बहुत सारी रिसर्च करी जा सकती है, बहुत सारी बातें यहाँ से पता की जा सकती हैं। और अब मैंने तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। ये है क्या? इसका मतलब क्या है? लोगों ने इसके क्या मायने निकाले हैं? जो मैंने देखा, मुझे एक झटके में समझ में आया, वो मैंने आपके सामने बता दिया। पुराने ज़माने में क्या पता कुछ एंशिएंट टेक्नोलॉजी ऐसी रही हो, एंशिएंट टेक्नोलॉजी ऐसी रही हो जिसमें ये जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कर पाना संभव था। लोगों ने ये स्टेज वगैरह पे एक्सपेरिमेंट किए हों। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो इसकी काट होती है ना, इस तर्क की जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी काट ये होती है कि उस ज़माने में माइक्रोस्कोप कहाँ से आया? सबसे बड़ी। उस ज़माने में लेंस कहाँ से आए? उस ज़माने में काँच कहाँ से आया? काँच तो अभी खोजा गया है 16वीं शताब्दी में या 15वीं, जब भी खोजा गया है, बहुत रिसेंट खोजा गया है। तो 5-6 हज़ार साल पहले ये माइक्रोस्कोप, लेंस कहाँ से आया? और बिना माइक्रोस्कोप, बिना लेंस के आप ये एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये स्टेज जो होती है ना, ये आपको बिना माइक्रोस्कोप के दिख ही नहीं सकती है। बिना माइक्रोस्कोप के आपको ये दिख नहीं सकती है, राइट? ये सबसे बड़ा तर्क है। तो इसका जवाब जो मैंने खोजा है वो ये है। देखिए, होता क्या है, अगर आप हमारी आँख का स्ट्रक्चर का देखें, आई जो होती है, आई के ठीक पीछे हमारी आँख में एक लेंस होता है, बायोलॉजिकल लेंस। ये लेंस कंपैरेटिवली थोड़ा पतला होता है। लेकिन अगर आप फिश के अंदर जाएँ, फिशेज़ के अंदर देखें, तो ये लेंस बहुत मोटा होता है, नेचुरल लेंस, बहुत ज़्यादा मोटा होता है। ठीक है? ताकि वो उनको पानी में देखने में मदद करता है। जितनी मछलियाँ होती हैं, वो पानी में साफ इसलिए देख पाती हैं, हम धुंधला देखते हैं पानी के अंदर, लेकिन मछलियाँ बहुत साफ देखती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो लेंस होता है, वो बहुत मोटा होता है। तो क्या पुराना ज़माने में आदमी मछली नहीं खाता था? 5000 साल पहले जानवरों को नहीं काटता था? कितने ही जानवरों को काटता था, कितने ही जानवर मार के खाता होगा। तो उस ज़माने में कोई ना कोई, कभी ना कभी किसी ने आँख तो निकाली ही होगी। आँख के अंदर लेंस भी निकाला ही होगा। लेंस से, एक लेंस से पानी को देखने की कोशिश की होगी, और लेंस के आगे लेंस रख के भी कुछ ना कुछ देखने की तो कोशिश की होगी। तो तब वहाँ पर पहला माइक्रोस्कोप उनको मिला होगा। ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा आप, ठीक है?
पहला माइक्रोस्कोप। तो ऐसा नहीं है कि माइक्रोस्कोप नहीं था और इस तर्क से हम अपने इस रिसर्च को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने देंगे। हम अपने तर्क बहुत पुख्ता तौर पे रख रहे हैं, बहुत पक्के तौर पे रख रहे हैं। मुझे पता है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, राइट? अब इसमें और कुछ नया अगर आपको मिले कि नहीं ये चीज़ गलत है, तो फिर आप हमसे डिस्कस ज़रूर करिए। अदरवाइज़ इस पे थोड़ा पढ़ाई करिए और आपको ये क्लास कैसी लगी, ये छोटी-सी एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैंने आपको दी है, ये कैसी लगी मुझे बताइएगा। ऐसी हज़ारों एक्स्ट्रा नॉलेज हम आपको बीच-बीच में देते रहेंगे, क्योंकि हम बहुत स्टैंडर्ड रिसर्च, साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जो हमें लगता है, जो मुझे लगता है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है? तो हो सकता है किसी ने वो मछलियों व्हेल मछली मारी, शार्क मछली मारी, बड़े-बड़े ऑर्गेनिज़्म होते हैं, स्क्विड होता है बहुत बड़ा, ठीक है? स्क्विड होता है, ऑक्टोपसेस होते हैं, इनकी आँखें बहुत बड़ी होती हैं, चिड़िया की आँखें बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है? तो इनकी आँखों से हो सकता है लेंस निकाल के किसी ने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि लेंस पुराने ज़माने में थे नहीं और ये तर्क कट जाएगा, ठीक है? उन लेंस से टेलीस्कोप भी बनाया गया होगा, उन लेंस से माइक्रोस्कोप भी बनाया गया होगा। तो इसीलिए आसमान की भी स्टडी पहले हो चुकी है इस धरती पे और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की भी स्टडी इस धरती पे पहले ही हो चुकी है। हम बिल्कुल भी ये ना समझें कि साइंस ने अभी हमको दिया है और हमारा जो अ, ज्ञान है, वेदों में लिखा हुआ जो ज्ञान है वो झूठा है। कतई झूठा नहीं है, बस समझने का तरीका अलग होता है, ठीक है? भाई धर्म और विज्ञान एक ही बात को कहने के 2 अलग-अलग तरीके हैं। बस हमको थोड़ा-सा समझना पड़ता है। तो आप लोग को ये क्लास, ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।